Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am Zainab Fatma, your science teacher. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. हम एंड कर चुके हैं यूनिट नंबर 13 दैट वाज द रॉक साइकिल एंड वेदरिंग. हमने इस पूरे यूनिट में पढ़ा के रॉक्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, इनका साइकिल क्या है बनने और टूटने का. हमने ये भी पढ़ा कि इसके टूटने को वेदरिंग कहा जाता है. वेदरिंग की क्या टाइप्स हैं हमने ये भी देखी, रॉक्स कितने तरह की होती हैं हमने ये भी देख ली. इसे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यू टर्म्स भी पढ़ी थी. अब हम इन सब कॉन्सेप्ट्स की हेल्प के साथ आज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, तो आप मेरी मदद कीजिएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसकी पहली स्टेटमेंट है The best definition of weathering is. पहली स्टेटमेंट हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये मिल रही है कि इन सब ऑप्शंस में से वेदरिंग की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन क्या होगी. तो मैंने आपको बताया वेदरिंग क्या होता है. बड़े पत्थरों के टूट जाने से जब छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग. आइए देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस गिवन हैं. ऑप्शन नंबर ए इज breaking of rocks on the earth's surface. Option number B is moving of rocks on the earth's surface. Option number C, burying of rocks on the earth's surface. And option number D is exposing of rocks on the earth's surface. अब इसमें से हमने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. पहले देखते हैं exposing of rocks on the earth's surface. जब अर्थ सरफेस पे रॉक्स आ जाते हैं, वहां पर एक्सपोज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ, तो क्या हम इसको वेदरिंग कहते हैं? बिल्कुल नहीं. सेकंड है द बरिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस में जब रॉक्स बरी हो जाते हैं, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर चले जाते हैं, उन पे मिट्टी आ जाती है, वो दब जाते हैं, क्या हम इसको वेदरिंग कहते हैं? बिल्कुल नहीं. अब देखते हैं बी ऑप्शन क्या है. द मूविंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. क्या रॉक्स खुद मूव कर सकते हैं? नहीं. हमने ये बताया था कि जब रॉक्स टूट जाते हैं तब उनके पार्टिकल्स को मूव किया जाता है, या तो रेनफॉल से या रिवर्स से या फिर तेज हवा से. इसको हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मूविंग ऑफ रॉक्स इज ट्रांसपोर्टेशन नॉट वेदरिंग. लास्ट ऑप्शन हमारे पास है द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ऊपर जब रॉक्स आ जाते हैं और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस से गुजरते हैं तो ये टूट जाते हैं, और इस टूट जाने को हम वेदरिंग कहते हैं. बिल्कुल स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग फ्रॉम दीज ऑप्शंस विल बी द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है. तो मेरे साथ आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मार्क कर लीजिए. मैं इसके साथ ही चलती हूं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ. तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी which is not a form of weathering. इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको हम वेदरिंग नहीं कहेंगे? नंबर ए इज द burrowing animals. नंबर बी इज ग्लोबल वार्मिंग. नंबर सी इज द हीट फ्रॉम सन. एंड नंबर डी इज रेन वाटर. अब वेदरिंग होता है पत्थरों का टूटना, मतलब बड़े पत्थर जब टूट जाते हैं, छोटे पत्थर बन जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेदरिंग. अब हम देखते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिससे पत्थरों को अफेक्ट नहीं हो रहा. नंबर 1 इज बरिंग एनिमल्स. बरिंग का मतलब होता है होल, खोदना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी रैबिट को एज अ पेट रखें तो आपको पता चलेगा कि जो रैबिट होता है वो जमीन खोद कर एक होल बना लेता है. डिग करते करते या तो वो उस होल में से ट्रैवल करता कहीं और चला जाता है, या तो उस होल में आराम से बैठ जाता है. इसको कहते हैं बरिंग ऑफ एनिमल्स. नंबर बी इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट में हीट इंक्रीज हो रही है, इसीलिए क्योंकि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है. अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है. ओजोन लेयर एक लेयर होती है अर्थ के बिल्कुल ऊपर. ये सन से आती हुई हार्मफुल रेज को फिल्टर करके हमारे पास थोड़ी सी हीट पहुंचाती है. मगर जब हम बहुत ज्यादा व्हीकल्स यूज करते हैं या हमारी
एयर कंडीशंस या फिर रेफ्रिजरेटर्स में से CFC गैसेस निकलती हैं या फिर इंडस्ट्री से जो धुएं निकलते हैं, उसकी वजह से ये जो लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है ये डैमेज हो जाती है। और जब ये डैमेज हो जाती है तो अर्थ का जो टेम्परेचर है ओवरऑल वो बढ़ जाता है। अब हमारे पास है सी ऑप्शन, हीट फ्रॉम सन मतलब सूरज से आती हुई गर्मी, और डी ऑप्शन है रेन वाटर मतलब बारिश। अब आपने देखा कि जब बारिश होती है और पत्थरों पर पड़ती है प्रेशर के साथ तो पत्थर डैमेज होते हैं। सेकंड इज हीट फ्रॉम सन, जब सूरज से डायरेक्ट बहुत तेज हीट पहुंचेगी हमारे पत्थर तक तब भी वो इरोड होना मतलब उनका सरफेस डैमेज होना शुरू कर देगा। ग्लोबल वार्मिंग से ओवरऑल हीट हमारी इन्वायरमेंट की बढ़ जाती है। इसका मतलब जिस तरह सन से आती हुई हीट हमारे पत्थरों को नुकसान पहुंचा रही थी और वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह ग्लोबल वार्मिंग भी जब बढ़ती है तब हमारी हीट एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाती है, जिससे हमारे जो रॉक्स का सरफेस है वो इरोड होना, डैमेज होना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी वेदरिंग हो रही है। द बरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब जब एनिमल्स खोद के जमीन में होल बनाते हैं तब वेदरिंग नहीं हो रही। वो इसीलिए क्योंकि जब एनिमल्स खोदते हैं जमीन को तो वो सिर्फ वेदर्ड पार्टिकल्स मतलब सॉइल को, मड को खोदते हैं। वो रॉक्स मतलब सख्त पत्थरों को नहीं तोड़ सकते, वो सिर्फ मिट्टी को खोद कर होल बना लेते हैं। इसका मतलब कि ये एक वाहिद ऐसी ऑप्शन है जहां पर वेदरिंग का प्रोसेस मतलब पत्थरों के टूटने का प्रोसेस नहीं हो रहा। तो यहां हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, विच इज बरिंग ऑफ एनिमल्स। हमारे सेकंड स्टेटमेंट थी कि इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पत्थरों की वेदरिंग नहीं होती, मतलब पत्थर नहीं टूटते, और हमारी करेक्ट ऑप्शन है बरिंग ऑफ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स जब होल्स बनाते हैं जमीन में, फॉर एग्जाम्पल रैबिट, तो वो मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी इज नॉट अ रॉक, इट इज ऑलरेडी द वेदर्ड मटीरियल जो कि बड़े पत्थरों के टूटने से बना है। हमें पता चल गया करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए, बरिंग एनिमल्स। चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। रेन वाटर इज अ वीक फॉर्म ऑफ विच एसिड। रेन वाटर कौन से एसिड का वीक फॉर्म है? अब हमने जब एसिड्स और एल्कलीज का यूनिट नंबर 9 पढ़ा था तब हमने देखा कि एसिडिक रेन क्या होती है। एसिडिक रेन हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद जो गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करने से बनती है। फॉर एग्जाम्पल जब रेन वाटर हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगी तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। बिल्कुल इसी तरह अगर वो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की ऑप्शन भी है और कार्बोनिक एसिड की ऑप्शन भी है, मगर हमारी स्टेटमेंट में एक की वर्ड है जो बता रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। रेन वाटर इज अ वीक फॉर्म ऑफ विच एसिड। अब इसमें इन्होंने हमें बता दिया कि ये कोई वीक फॉर्म है किसी एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड जो इंडस्ट्रीज में बहुत कामों के लिए यूज होता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर इन्होंने खुद बता दिया है कि कौन सा वीक एसिड है जो बन रहा है। तो आइए देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी इज सल्फ्यूरिक एसिड। हमें पता चल गया कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी हमारी ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती। अभी मैंने आपको बताया जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है रेन वाटर में तो हमारे पास बनता है कार्बोनिक एसिड। और व्हाट इज एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ईटेबल्स, हमारे खाने पीने की चीजों में मौजूद होता है। ये हमारे एनवायरनमेंट में बिल्कुल ऐसी कोई गैस नहीं है जिसके एब्जॉर्ब हो जाने से ये एसिड हमारे रेन वाटर में बने। तो इसका मतलब हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज कार्बोनिक एसिड। तो मैंने आपको स्टेटमेंट नंबर 3 का भी आंसर बता दिया। स्टेटमेंट नंबर 3 वाज दैट आवर रेन वाटर इज अ वीक फॉर्म ऑफ विच एसिड। मतलब हमारी जो बारिश होती है वो किस गैस के साथ मिलकर वीक एसिड बनाती है। तो मैंने आपको बताया 2 ही गैसेस हैं, नंबर 1 वाज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर वो सल्फ्यूरिक एसिड बना रही थी
विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, मगर यहाँ पूछा गया है कौन सा वीक एसिड बन रहा है, तो हमें पता चल गया कि वीक एसिड दूसरे वाला होगा विच इज कार्बोनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हमारी फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। तो ये है हमारी फोर्थ स्टेटमेंट विच सेज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें ऑप्शंस दी गई हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन या फिर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो मैं आपके लिए ऑप्शंस रीड करती हूँ। नंबर ए ऑप्शन इज वाटर ओनली कैरीज सॉल्युबल पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर बी इज स्मॉल पार्टिकल्स ट्रैवल फर्दर in a river than large ones. Option number C is large particles travel further in a river than small ones. And option number D is the size of particle has no effect on the distance transported या फिर traveled. अब आपको पता चला कि यहाँ 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो ठीक होगी। हमारी लास्ट स्टेटमेंट है कि हमारा पार्टिकल का साइज क्या है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि जब हमारा रिवर छोटे फ्रेगमेंट्स को या फिर वेदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो बहुत फर्क पड़ता है उसके साइज से। अगर तो साइज छोटा होगा तो वो जल्दी और बहुत आसानी से ट्रैवल कर लेगा। अगर साइज बड़ा होगा हमारे फ्रेगमेंट का, इसका मतलब कि वो मुश्किल से ट्रैवल करेगा या फिर ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारी लिस्ट से निकल जाती है क्योंकि दिस इज इनकरेक्ट। The statement says कि size of particle का कोई अफेक्ट नहीं होता उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे। ये गलत है क्योंकि अफेक्ट होता है। अब ऑप्शन नंबर सी इज लार्ज पार्टिकल्स ट्रैवल फर्दर इन अ रिवर देन स्मॉल वंस। लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो रिवर में ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे एज कंपेयर टू द स्मॉलर वंस। अब ये स्टेटमेंट गलत है या ठीक, आप मुझे बताएंगे। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में बहुत एनर्जी है, आप जिम जाते हैं और जाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हैं, मगर विद द मीन टाइम जब आप थक जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप वो हैवी वेट छोड़ देंगे, अब आप लाइट वेट उठाएंगे बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ एनर्जी लेफ्ट। अब जब रिवर फ्लो कर रहा है फ्रॉम अ नैरो पैसेज तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जब स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ हर तरह का स्मॉल और लार्ज पार्टिकल कैरी कर लेगा, मगर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका ये नैरो पाथ वाइड हो जाएगा। जब वाइड होगा तो रिवर की जो स्पीड है वो दम से फ्रॉम फास्टर इट विल गेट स्लोअर। जब स्पीड स्लो होगी, वो थक गया है, उसकी स्पीड उसकी एनर्जी स्लो हो गई है, तो अल्टीमेटली ये होगा जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कर जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो आगे फर्दर ट्रेवल कर जाएंगे। इसका मतलब दैट स्मॉलर पार्टिकल्स आर ट्रेवलिंग फर्दर देन लार्ज वंस। तो हमारी स्टेटमेंट है लार्ज पार्टिकल्स ट्रैवल फर्दर, विच इज इनकरेक्ट। तो हम ऑप्शन नंबर सी को भी अपनी लिस्ट से निकाल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज स्मॉल पार्टिकल्स ट्रैवल फर्दर इन अ रिवर देन लार्ज वंस। दिस इज एक्चुअली करेक्ट। जो अभी मैंने आपको बताया कि छोटे पार्टिकल ज्यादा दूर तक जाएंगे क्योंकि उनको कैरी करना आसान है। तो मेरे साथ आप स्टेटमेंट नंबर बी को करेक्ट मार्क करेंगे। स्मॉल पार्टिकल्स ट्रैवल फर्दर इन अ रिवर देन लार्ज वंस। अब ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं। वाटर ओनली कैरीज सॉल्युबल पार्टिकल्स। क्या वाटर सिर्फ सॉल्युबल पार्टिकल्स को कैरी करता है? बिल्कुल नहीं। आपको जैसे मैंने बताया था कि ये एक सस्पेंशन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे रॉक्स को ट्रैवल करवाता है। अब रॉक्स तो कभी भी डिसॉल्व या सॉल्युबल नहीं होंगे पानी में, फिर भी हमारा रिवर या हमारी स्ट्रीम से मौजूद पानी इन पार्टिकल्स को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी हमारी गलत हो गई। अब मैंने आपको स्टेटमेंट नंबर 4 का आंसर बताया। स्टेटमेंट नंबर 4 सेड दैट व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमने देखा कि सब स्टेटमेंट्स गलत थी सवाए ऑप्शन नंबर बी के दैट सेड दैट स्मॉल पार्टिकल्स ट्रैवल फर्दर इन अ रिवर देन लार्ज वंस। तो आप जल्दी से ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मार्क कर लें। मैं चलती हूँ लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ रिवर स्लोज डाउन, जब कोई रिवर स्लो डाउन होता है तो ऑप्शन नंबर ए ऑल पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड एट द सेम टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स deposit first. Option number C is heavy particles deposit first, and option number D says that the light particles deposit first.
अब मैंने आपको इत्तेफाक से अभी यहीं पे डिस्कशन करते हुए बताया कि जब एक नैरो पाथ से रिवर फ्लो कर रहा होता है तो वो सब पार्टिकल्स को लेकर जा रहा होता है, मगर उसकी स्पीड अगर स्लो हो जाती है तो वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि नैरो पाथ दम से वाइड हो जाता है, कहीं पर जाकर वो रिवर वाइडर पाथ इख्तियार करता है। वहां पर हमारी स्पीड जब स्लो हो जाएगी तो जितने भी हमारे पास बड़े पार्टिकल्स हैं या बड़े फ्रेगमेंट्स, हेवी फ्रेगमेंट्स हैं, वो सेटल डाउन कर जाएंगे। सेटल डाउन करने को कहेंगे डिपॉजिट कर जाना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है ऑल पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड एट द सेम टाइम। जब रिवर स्लो डाउन करेगा तो क्या सारे पार्टिकल्स डिपॉजिट कर जाएंगे? नहीं, डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स डिपॉजिट फर्स्ट। जो पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व हो चुके हैं वो डिपॉजिट करेंगे, ये भी नहीं। हेवी पार्टिकल्स डिपॉजिट फर्स्ट। हेवी पार्टिकल्स जो हैं हमारे लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक वो डिपॉजिट करेंगे। एग्जैक्टली यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, विच इज कि जब हमारा रिवर स्लो डाउन करेगा तो जितने भी हेवी पार्टिकल्स या रॉक फ्रेगमेंट्स होंगे वो वहीं डिपॉजिट कर जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट होने के बजाय आगे फर्दर ट्रेवल कर जाएंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 5 की करेक्ट ऑप्शन है सी, विच इज हेवी पार्टिकल्स डिपॉजिट फर्स्ट। यहाँ पर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मगर पहले आप जाएं और जाकर सारी स्टेटमेंट के आंसर्स मार्क करके फौरन से वापस आएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मार्क करने के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, व्हिच इज ट्रू और फॉल्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लांट रूट्स कैन कॉज द रॉक्स टू शैटर जस्ट लाइक आइस डज। पहली स्टेटमेंट हमें कह रही है कि जो हमारे पौधे हैं उनकी रूट्स मतलब जड़ें रॉक को शैटर कर देती हैं, तोड़ देती हैं टुकड़ों में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बर्फ पत्थर को तोड़ती है। अब जब हमने वेदरिंग का प्रोसेस पढ़ा तो हमने एक कैटेगरी या फिर टाइप पढ़ी थी फिजिकल वेदरिंग की। फिजिकल वेदरिंग में हमने पढ़ा कि जब किसी रॉक में क्रैक आ जाता है और वहां से पानी गुजरता है, बहुत ठंड हो, अगर वहां ठंड हो तो वो पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है और जब भी पानी बर्फ में तब्दील होगा तो वो एक्सपैंड करेगा। तो ये पानी जब बर्फ बन के एक्सपैंड करता है तब ये रॉक्स को शैटर कर देता है। इसको हमने कहा था फ्रॉस्ट शैटरिंग या फिर फ्रॉस्ट की वजह से पत्थर का टूटना। अब यहाँ लिखा है कि क्या पौधों की जड़ें भी ये काम करती हैं? तो सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ी थी बायोलॉजिकल वेदरिंग की। वहां मैंने आपको बताया था कि जब एक छोटा सा पौधा उगना शुरू करता है तो उसकी शूट तो सरफेस से ऊपर है, मगर उसकी जो रूट्स हैं वो सरफेस अर्थ के सरफेस के नीचे होती हैं और वो नीचे जाकर जो भी रॉक मौजूद होगा उसके इर्द गिर्द लिपट जाएंगी। अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये प्लांट मैच्योर होगा, ये पौधा बड़ा होगा, तो होते होते उसकी रूट्स भी स्ट्रांग होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी और फैलती जाएंगी। जब ये रूट्स ऑलरेडी रॉक के इर्द गिर्द फैली हुई हैं और ये मैच्योर हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं हमारे रॉक के ऊपर और उसको शैटर कर देती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बर्फ ने शैटर किया था। इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक पर जाके लिखिए ट्रू। चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। Stalactites are formed by water dripping from the roof of a limestone cave. मैंने आपको बताया था जब हम वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन पढ़ रहे थे तब हमने फिनोमेना ऑफ केव फॉर्मेशन भी पढ़ा। वहां मैंने आपको ये बताया कि आहिस्ता आहिस्ता जब पानी एक जगह पड़ रहा होता है वहां पत्थर में क्रैक आता है, वो क्रैक इवेंचुअली शाफ्ट बनाता है, शाफ्ट में पानी आ जाता है और जब ये पानी इवेपोरेट हो जाता है तब हमारा केव फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पर दो टर्म्स थी, एक तो स्टैलेक्टाइल्स और दूसरा स्टैलेगमाइट्स। स्टैलेक्टाइल्स तब बनी थी जब हमारा पानी ऊपर छत से सीलिंग से नीचे की तरफ ड्रिप हो रहा था, मतलब ड्रॉप हो रहा था और होते होते वो इवेपोरेट कर गया। जब वो इवेपोरेट हुआ तो उसमें मौजूद जो सॉल्ट था कैल्शियम कार्बोनेट का वो वहीं पर रह गया और पानी चला गया, उससे एक पॉइंटेड किस्म की ऊपर से स्टैलेक्टाइल्स फॉर्म हो गई। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट जमीन से जब पानी इवेपोरेट कर रहा था
तो वहां पर भी यही हुआ कि इवेपोरेट करते हुए जब वो खत्म हो गया, पीछे सॉल्ट उसने छोड़ दिया, तो पॉइंटेड शेप की स्टैलेगमाइट्स बन गई। हमारी स्टेटमेंट कह रही है स्टैलेक्टाइल्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ लाइमस्टोन केव। इसको हम लाइमस्टोन केव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाइमस्टोन बनता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और यही कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर भी मौजूद है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि स्टैलेगमाइट्स वही होती हैं जो कि सीलिंग से नीचे की तरफ पानी के ड्रिप होने से बनती हैं। तो मेरे साथ स्टेटमेंट नंबर 2 का आंसर लिखिए ट्रू। चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। सेडिमेंट इज अ नेम गिवन टू ऑल मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय अ रिवर। सेडिमेंट किस चीज को कहते हैं? इन्होंने इस चीज को कहा कि जो भी मटेरियल रिवर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैरी किए हुए है, उसको सेडिमेंट कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है, मैंने आपको बताया था वेदर्ड मटेरियल्स जो हैं वो रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं और रिवर अपनी स्पीड को चेंज करता है, फॉर एग्जांपल स्लो डाउन कर देता है, तो हेवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। जो भी चीज सेटल डाउन हो जाए उसको हम कहते हैं सेडिमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो कि कह रही है कि सेडिमेंट तमाम उन मटेरियल्स को कहते हैं जो कि रिवर ट्रांसपोर्ट करता है, गलत है, क्योंकि सेडिमेंट सिर्फ उस मटेरियल को कहते हैं जो कि रिवर सेटल डाउन कर लेता है अपने रिवर बैंक पे या फिर सी फ्लोर या बेड्स पे। तो आइए मेरे साथ इस स्टेटमेंट का आंसर लिखिए फॉल्स। अब मैं रीड करूंगी हमारी फोर्थ स्टेटमेंट। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल कैरीड बाय अ रिवर हैपेंस व्हेन इट चेंजेस स्पीड। सॉर्टिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि सॉर्टिंग किस चीज को कहते हैं। सॉर्टिंग कहते हैं एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली चीजों को एक तरफ कर देना और उनसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली चीजों को दूसरी तरफ रख देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जैकेट्स हैं और जीन्स मौजूद हैं और वो एक दूसरे के साथ मिली हुई बहुत मेस क्रिएट कर रही हैं, आप ये करेंगे कि जैकेट्स को अलग कर देंगे और अपनी जीन्स को अलग कर देंगे। इसको कहते हैं सॉर्टिंग आउट। यहाँ लिखा है द सॉर्टिंग ऑफ मटीरियल कैरीड बाय अ रिवर। रिवर जो मटीरियल्स कैरी कर रहा है उसकी सॉर्टिंग तब होगी हैपेंस व्हेन इट चेंजेस स्पीड, जब रिवर अपनी स्पीड चेंज करेगा। अब मैंने आपको बताया कि जब रिवर अपनी स्पीड चेंज करेगा, फॉर एग्जाम्पल स्लो डाउन होगा, तो जितने भी हैवी मटेरियल्स हैं वहीं रह जाएंगे और लाइटर मटेरियल्स विल ट्रैवल फर्दर। इसका मतलब कि दो तरह के मटेरियल्स, हैवी और लाइट मटेरियल, एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो गए हैं, सॉर्ट आउट हो गए हैं। देन दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट सेज कि सॉर्टिंग तब होगी जब रिवर अपनी स्पीड चेंज करेगा। तो ऐसा ही है, जब स्पीड स्लो होगी रिवर की तो वो हार्ड और बड़े हेवियर सब्सटेंसेस वहीं डिपॉजिट कर देगा, लाइट सब्सटेंसेस को लेकर आगे चला जाएगा। इसका मतलब कि हमने सॉर्ट आउट कर दिया हेवी और लाइट सब्सटेंसेस को या मटेरियल्स को। सो द स्टेटमेंट नंबर 4 विल बी ट्रू। द लास्ट स्टेटमेंट इज conglomerate is a sedimentary rock made from pebbles cemented together. Conglomerate हमने पढ़ा था in the types of sedimentary rocks. ये थी हमारी थर्ड टाइप। अगर आपको याद हो, यहाँ लिखा है कि ये रॉक ऐसा होता है जैसे पेबल्स सीमेंट किए गए हों एक साथ। तो मैंने आपको ये पढ़ाते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी थी कि आप जो टॉबलेरोन चॉकलेट खाते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट बिल्कुल वैसा होता है। उसके इर्द गिर्द सारी हर जगह सीमेंट मौजूद होता है इंस्टेड ऑफ चॉकलेट, और जो टॉबलेरोन में नट्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर सीमेंट में उसी तरह के पेबल्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब दैट दिस स्टेटमेंट दैट conglomerate is a sedimentary rock is correct and it is made from pebbles that are cemented together is also correct. मेरे साथ लास्ट स्टेटमेंट का आंसर लिखिए ट्रू। अब इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।